अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अपने अमान में रखे। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स की अपनी अगली क्लास की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में आपसे बात की कि भाई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए, उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, उसके स्कोप को डिस्कस किया हमने। आज हम एक और बहुत बड़े इकोनॉमिक्स जो आपके एग्जाम्स में अक्सर इसके कोई हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ की डिस्कशन करेंगे हम। इनके इकोनॉमिक्स की थ्योरी को पढ़ेंगे हम और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आसान फहम अल्फाज में आपको समझाया जाए, ताकि जो फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के बच्चे हों उनको ये लेक्चर समझने में आसानी हो और एग्जाम्स में वो इसको अच्छे तरीके से कर सकें। आप लोग एक काम करना है बच्चों, अभी से यानी ये इसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। एक नोटबुक लेना है और जितने मेरे लेक्चर्स हैं उसके नोट्स बनाने आपको अभी से शुरू कर देना है। चलिए आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है भाई? ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स गुजरे 1776 में, यानी हमारे परदादा के जमाने के, शायद दादा भी नहीं, परदादा के जमाने में थे ये भाई। और ये इनको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, कि इकोनॉमिक्स के फादर हैं ये। इन्होंने इन्वेंट किया इकोनॉमिक्स को, इन्होंने इसकी थ्योरी दी। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि उन्होंने क्या थ्योरी दी, वो डिस्कस हम आगे चल के करेंगे इंशाल्लाह। एडम स्मिथ, नो एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, 1776। ये क्या बताते हैं भाई? इकोनॉमिक्स इज अ इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर्स। एक्सप्लेनेशन देखने से क्या मायने इसके भाई? ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड में लिखा गया है डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द मेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेल्थ। भाई ये कहता है पैसा जो है ना वो अहम सब्जेक्ट है मेरे लिए। जो मनी है ना, मनी मनी पैसा माल, वो इंपॉर्टेंट है। रियलिटी भी आज के दौर में यही है भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दैट इज ऑल्सो द ग्राउंड रियलिटी। चले बहरहाल आगे देखते हैं। ही फोकस्ड ऑन हाउ अ नेशन प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम वेल्थ। हिज डेफिनेशन इज कॉल्ड द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई ये जो फोकस करते हैं ना इनकी स्टडी, वो नेशन के प्रोडक्ट्स पे करती है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे वो पैसे को कंज्यूम करते हैं, हाउ टू यूटिलाइज द मनी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर द एडम स्मिथ। वी विल डिस्कस इन later stage what is the merit of Adam Smith definitions. Now, it's a foundation of economics. His work gives economics that the state of an independent science. भाई ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो आपका एक अलग से एक साइंस है, एक अलग चैप्टर है। इनके फाउंडेशन जो इकोनॉमिक्स है वो इस बात पे बेस करता है कि इट्स अ इंडिपेंडेंट साइंस, इट्स अ सेपरेट चैप्टर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो फोकस करते हैं ना ये वेल्थ पे करते हैं। इनकी जितनी भी डिस्कशन होती है वो नेशनल प्रोग्रेस से रिलेटेड होती है, रोल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है और वेल्थ वेल्थ नेशन के वेल्थ से रिलेटेड होती है। टेक्निकली अगर चीज मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई है, स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि ये अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये पूरे सोसाइटी, पूरे कल्चर, पूरे सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें नेशन, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल वेल्थ, नेशनल कंजम्पशन, इन सारी चीजों की डिस्कशन ज्यादा होती है इनकी डेफिनेशन में। अच्छा जी, इसके बाद ये बता रहे हैं पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूट हिज आइडियाज इनकरेज कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर विच इंप्रूव इकोनॉमिक्स। अच्छा, कैपिटलिज्म क्या चीज है भाई? तीन किस्म की इकोनॉमी होती है हमारी। एक सोशलिज्म होती है, एक कैपिटलिज्म होती है, एक मिक्स इकोनॉमी होती है, जिसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली दुनिया के अंदर सोशलिज्म बहुत कम जगहों में मौजूद है। सोशलिज्म में ये होता है बेसिकली, आई विल ट्राई टू बी एक्सप्लेन इन द वेरी सिंपल वर्ड्स विच विल बी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सोशलिज्म में ये होता है कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और उसमें जो ना इक्वलेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी सारी सोसाइटी में वेल्थ। मिसाल के तौर पर 10 शुगर के कारखाने हैं मुल्क के अंदर, तो 10 के 10 अंडर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट होंगे और गवर्नमेंट जो है सारे लोगों को जॉब देगी एज पर देयर स्किल्स एंड दे विल पे देम। तो देयर नो वन इज देयर हु कैन से आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शुगर मिल। तो ये सोशलिज्म की एक वेरी सिंपल सी एग्जांपल है और ये बहुत डिटेल में यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। कैपिटलिज्म मींस भाई पैसे वाले लोग, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी मलकियत होगी। कैपिटलिज्म मींस मलकियत उसकी होगी जिसके पास माल है। दे आर द पीपल हु विल रन द शो। इंडस्ट्रियलिस्ट रन करेंगे शो, बिजनेसमैन रन करेंगे शो, इन्वेस्टर रन करेंगे शो। दीज आर द कैपिटलिज्म, वेरी सिंपल वर्ड, just you to understand. We don't need to go in detail of these all stuffs. Very other subjects we are going to be start if you are going to be start about the social and capitalism. Mixed economy जिसमें दोनों चीजें शामिल हो। तो that for you understand it, he encourage capitalism. Capitalism पैसे वालों को encourage करता है भाई, पैसे वालों की दुनिया है। वो कहता है फ्री ट्रेड कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन इकोनॉमी को इंप्रूव कर दो अपने। जो आपको जो भी रास्ते अख्तियार करना आप कर लें, जिस तरह से वो इन शॉर्ट डेफिनेशन ये कि भैया जैसे पैसा कमाना पैसे कमा लो, लेकिन पैसे वाले हो दो। दैट्स अ डेफिनेशन। इसके नजर में सही गलत अच्छा बुरा दे डोंट नो अबाउट इट। से भैया माल बनाओ जैसे दिल चाहे बनाओ, समझे ना। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रही है, नेशनल डेवलपमेंट बाय स्टडी कॉज ऑफ वेल्थ ही शोज हाउ नेशन कैन बिकम अ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग।
अच्छा ये भी अपनी स्टडी बताते हैं कि भाई कैसे आप वेल्दी हो सकते हो। इन शॉर्ट इनकी डेफिनेशन में वेल्दी आप जैसे चाहो वैसे हो जाओ। आपको कैपिटलिज्म करना है, सारी मुल्क की जो भाग दौड़ है वो पैसे वाले लोगों के हाथ में चल जाए, कोई मसला नहीं है। फ्री ट्रेड करो, कुछ भी बेचो, जो दिल चाहे वो बेच दो भाई। वेदर इट्स विल हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल, यू नीड टू सेल इट, यू नीड टू अर्न द मनी। तो जिस तरह भी हो, लेकिन आपको जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, वेल्थ जनरेट करना है। दैट इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ एडम स्मिथ स्टडी विच हैज बीन डन इन 1776. It might be effective, it might be progressive in 1776, but today I think it's not going to be effective more. We will discuss in detail later. Summary, इस definition की थोड़ी summary आप देख लें। Adam Smith defined economics as the study of wealth. The advantage of his study that he lays the foundations of the economics as a separate subject and emphasize production and the growth of the wellness advantage of the Adam Smith theory. यानी सिंपली जो बात मैंने ऊपर बताई है ना, वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है भाई, कि जो भी थ्योरी है ना वो ये इस थ्योरी के अंदर ये है कि भैया पैसे बनाओ, जैसे दिल चाहे वैसे बनाओ। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी रिच, यू हैव टू बी वेल्दी, योर सोसाइटी टू बी वेल्दी, योर इकोनॉमी शुड बी द स्ट्रॉन्ग। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है इस पूरी डिस्कशन का कि भाई आदम स्मिथ जो है वो एक वो थे, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, 1776 के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने एक अच्छी थ्योरी दी कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट्स अ सेपरेट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट अकॉर्डिंग टू हिम द इकोनॉमिक्स एज पर द हिम इट शुड बी द वेल्थ, इट इज इकोनॉमिक्स थ्योरीज ओनली डिपेंड ऑन द वेल्थ। पैसे कमाओ भाई, जैसे दिल चाहे वैसे कमाओ, सही गलत अच्छा बुरा नो मैटर, यू शुड बी अ वेल्थी, योर कंट्री शुड बी द वेल्थी। इमोशन, लव, सोशल अटैचमेंट, सोशल बॉन्डिंग्स, नो मैटर फॉर हिम। दैट स्टडी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट बीन एप्लीकेबल फॉर टुडे एरा, बिकॉज दिस इज not make on a humanitarian ground, this study is not based on the humanitarian ground। तो इस वजह से ये स्टडी आज के दौर में जो है वो आपको पढ़ने के लिए सही है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी एग्जीक्यूशन कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं। तो बहरहाल ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी था अल्फ्रेड मार्शल का। अब आपको इसके एक नोट्स बनाना है, ये मैंने लिखा हुआ भाई, जरूरी नहीं कि ये नोट्स लेके आप अपने तौर पे अपने बुक से किसी भी अच्छे बुक राइटर की बुक ले लें आप। माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे बुक्स है, इकोनॉमिक्स से अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा है, उनकी बुक्स लेके ये टॉपिक्स के आप नोट्स बना लें। मकसद ये है आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, नोट्स बनाना है, पास पेपर से क्वेश्चंस निकालने, उसकी तैयारी करनी है, दैट्स इट, और गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स एंड शो मी योर रिजल्ट्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये एनालिसिस करना है इकोनॉमिक्स से, दो मेथड है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। दीज आर द टू मेथड्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड फॉर द इकोनॉमिक्स एनालिस्ट। जब इकोनॉमिक्स एनालाइज करते हैं ना, तो दे हैव टू डिफरेंट मेथड दे आर यूजिंग, वन इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। डिडक्टिव मेथड इज अ वे द स्टूडेंट्स द स्टडी इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक्स स्टार्ट टू द जनरल प्रैक्टिस अजम्पशन इन थ्योरी। भाई एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड के तहत जो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी पे ही काम करता है। मिसाल के तौर पर आगे चल के आप लोग डिमांड एंड सप्लाई का लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट्स ऑलरेडी दैट थ्योरी इज एग्जिस्टिंग। कोई ऐसा इकोनॉमिक्स है कि जो अपनी स्टडी अपना एनालाइजिंग के लिए ये थ्योरी को इस्तेमाल करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, जो ऑलरेडी वो अजम्प्टेड है, और जो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स रूल्स के मुताबिक है, जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल रूल है, उस स्टडी को फॉलो करके जो रिजल्ट वो हासिल करेगा वो डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहलाएगा, एनालाइजिंग रिपोर्ट कहलाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इन अ वन सेंटेंस, ऐसी स्टडी जिस स्टडी के तहत, जिस स्टडी के जो एनालिसिंग टूल है वो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग थ्योरी या एग्जिस्टिंग जो है ना लॉ जो पहले से मौजूद है, तो उसके मुताबिक अगर अपने डाटा को एनालाइज किया जाए या वो मेथड से इकोनॉमिक्स कोई डाटा वो करता है, रिट्राइव करता है, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या डेफिनेशन दी हुई है, देन अप्लाई दिस स्पेसिफिक केस फॉर द पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स बिहेवियर। देखिए एक्सप्लेनेशन द इजी वर्ड्स, फर्स्ट वी टेक अ जनरल रूल एंड थ्योरी लाइक पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, देन वी अप्लाई टू स्पेसिफाइड सिचुएशन डिमांड सप्लाई प्राइस चेंज। भाई अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना है ना पब्लिक को, तो उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी अप्लाई कर देगा इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई का। मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डिमांड सप्लाई, पूरा चैप्टर है हमारा इसका, एक नेक्स्ट क्लास में अपकमिंग डेज में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, और प्राइस चेंज की थ्योरी को। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी को अप्लाई करता है अगर वो, तो वो थ्योरी वो कहलाएगा मेथड डिडक्टिव मेथड। ये आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा इसके लिए स्टेप क्या होंगे, जब कोई भी इकोनॉमिक्स डिडक्टिव मेथड के थ्रू एनालाइज करेगा तो उसके स्टेप्स क्या लेगा, वो उसके स्टेप्स ये होंगे। ये देखिए बेटा, स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, ठीक है। स्टार्ट विद अजम्पशन, एग्जांपल पीपल एक्ट
recessionally mark work on supply and demand, markets works on supplies and demand। भाई एग्जांपल ये है कि जो लोग एक्ट करते हैं वो मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड पे करते हैं। नंबर वन हो गया ये हमारी एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन की बात करेंगे, लॉजिकल रीजंस, अप्लाई लॉजिक टू एक्सप्लेन हाउ टू अज्यूम वर्क, assumption वर्क, derive law theory for, from laws like the law of demand or law of diminishing returns, apply to real life, use this law to explain and predict market behavior। अच्छा जनाब अली, ये तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा स्टेप ऑफ डिडक्टिव मेथड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो एक एनालिस्ट है, मुझे एक रिपोर्ट दी गई कि भाई 6 महीने, आने वाले 6 महीनों में मुझे चावल के रिलेटेड जो है ना, आप मुझे एक रिपोर्ट बना कर दें कि चावल जो है आने वाले दिनों में क्या उसकी प्राइस होगी, क्या उसको जो है ना कितना उसको स्टोर करना चाहिए, क्या हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक इकोनॉमिक्स हूँ, मैं बैठूंगा रिपोर्ट बनाने के लिए, मैं बोलूंगा भाई डिडक्टिव मेथड में यूज करूंगा, मैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल यूज करूंगा। सबसे पहले मैं जाकर देखूंगा यार चावल की काश्त किन सीजनों में, किन महीनों में चावल परफेक्टली तैयार हो जाता है। मुझे पता चला कि भाई मैं सितंबर में बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्चुअली नहीं पता है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में चावल 100% रेडी हो जाता है। अच्छा ठीक है, जब चावल रेडी होता है तो चावल की कितनी प्रोडक्शन होती है पर्टिकुलर स्टेट में, मुझे पता चल गया भाई सिंध के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100,000 मैट्रिक टन चावल प्रोड्यूस होता है। मैं बोला ओके भाई लॉजिकल, 1 लाख मैट्रिक टन चावल मेरा सिंध से निकल गया। अच्छा सिंध के अंदर जो मेरी लास्ट 2 ईयर्स का डाटा है वो कितना कंजम्पशन बताता है भाई 6 महीने में। अब दूसरी फसल मेरी मार्च में आएगी, 6 महीने में 8 महीने में, तो मुझे पता चला कि यार मेरी जो 8 महीने के जो मेरी कंजम्पशन है ना वो है 80,000 मैट्रिक टन। मैं कहता हूँ यार 10% में डिफिसिट डाल देता हूँ कि जो प्रोडक्शन मेरी होगी वो 1 लाख नहीं होगी, 90,000 होगी, फिर भी मेरे पास 10,000 मैट्रिक टन चावल जो एक्सेस है। ये मैंने कैसे स्टडी किया, ये मैंने डिमांड देखा और सप्लाई देखी। सप्लाई मेरी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैंने अप्लाई कर दिया जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिडक्टिव मेथड ऑफ एनालाइजिंग यूज कर रहा हूं मैं कि भाई मेरे पास 1 लाख की प्रोडक्शन होगी, मैंने 1 लाख नहीं एंज्यूम किया, मैंने बोला 90,000 की प्रोडक्शन होगी फॉर सेफ साइड। मेरी जो कंजम्पशन है लास्ट 2 ईयर की मैक्सिमम 80,000 मेट्रिक टन है, तो मेरी सप्लाई कितनी हो गई 90,000 की हो गई, मेरा डिमांड कितना हो गया 80,000 का हो गया, तो मेरे पास एक्सेस कितना है 10,000 है। इस 10,000 के एक्सेस से मैं क्या क्या डिसाइड कर सकता हूँ, एक तो मैं आज की तारीख में बैठ के डिसाइड कर सकता हूँ मुझे प्राइस क्या रखना है, क्यों, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा, तो डेफिनेटली प्राइस वेरिएशन आएगा। एक ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं ये समझ गया कि यार 10,000 मैट्रिक टन मैं एक्सपोर्ट कर दूं भाई, मैं बाहर भेज दूं ये सामान, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है राइस नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। थर्ड मुझे ये समझ में आ गया यार ऐसा करता हूँ 10,000 मैट्रिक टन को मैं स्टोर कर देता हूं नेक्स्ट सीजन की प्रोडक्शन देख के, अगर नेक्स्ट सीजन की प्रोडक्शन भी अच्छी हुई तो ये 10,000 भेज दूंगा मैं, नेक्स्ट 10,000 में फॉर द सेफ साइड अपने कंट्री के लिए सेव करके रखूंगा। तो ये सारी जो स्टडी की मैंने डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया और मैंने डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई किया जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो आप उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी मेरी बात। तो इस तरह की जो स्टडी होती है ना बेटा उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिस्ट, ये आपको याद रखना है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, वेरी सिंपल एडवांटेज है इसके। देखिए एक तो क्विक है, ऑलरेडी थ्योरी मौजूद है तो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपको। दूसरा के लॉजिक बेस है, लॉजिकल है, मैंने आपको जितनी बातें बताई इसमें कोई भी नॉन लॉजिकल नहीं है। प्रोडक्शन मैंने पता कर लिया, मुझे पता चल सकता है भाई कितने एकड़ पे मेरे इसकी फसल लगी हुई है, क्या बोलते हैं अपना चावल की, पर एकड़ की मेरी प्रोडक्शन कितनी है मुझे पता चल सकता है, और मेरी कंजम्पशन कितना है वो भी मुझे पता चल सकता है। तो मुझे पता ये सारे लॉजिकल डाटा रियल डाटा है, ये ऐसे कोई जो ना थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल डाटा नहीं है। अच्छा ये स्टडी आपको बहुत हेल्प करती है सिचुएशंस मूव करने के लिए, हेल्प इज फॉर्मेटिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स अप्लाइज टू मैनी सिचुएशंस। बहुत सारे मिसाल के तौर पे मुझे पता चल जाए यार बारिश के महीने कौन कौन से होते हैं, उन बारिश के महीनों में मेरे फसल में नुकसान होने का खतरा होगा नहीं होगा, नुकसान होगा तो कितने परसेंट होगा, उनके लिए मैं क्या प्रिकॉशंस मेजर्स ले लूं, प्राइस सेट मेरा कैसे हो जाएगा, कितनी मेरी किस प्रोडक्शन की सप्लाई होगी, कितना उसका डिमांड होना चाहिए, और कितना डिमांड है क्या सप्लाई होनी चाहिए उसकी। तो ये सारी स्टडी जो है ना ये हम इसमें करते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं ये सारे बेटा। समरी यहाँ पे लिखी हुई, द डिडक्टिव मेथड मींस मूविंग फ्रॉम जनरल principles to specific cases, economics being with assumptions and resources, then derive laws such as a law of diminishing utilities and the adequate methods of the economics analysis। ठीक है, तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है इसका डिस्कशन का कि डिडक्टिव मेथड ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग लॉ को अप्लाई करना है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल, इट इज वेरी जर्नल, कि इसके अंदर जो है ना जो भी एजम्पशन ली जाती है वो प्रैक्टिकल होती है, इसके अंदर जो मिसालें ली जाती हैं, जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो भी प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच कम है, लॉजिक ज्यादा अप्लाई होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो रिजल्ट है वो वेरी फास्ट है। तो ये एडवांटेजेस है इसके। ठीक है बेटा,
तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। टुडे इज इनफ फॉर यू। एडम स्मिथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा आज, और उसके साथ आप लोगों ने पढ़ा डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये आपके चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जो है ये सारे टॉपिक्स हैं। आगे इंशाल्लाह हम लोग इनेक्टिव मेथड की बात करेंगे, और फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स का, अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे अपने अदर चैप्टर की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द। आप लोगों ने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को, उन बच्चों को जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उन तक ये मैसेज मेरे पहुंचाना है कि बेटा सिर्फ मकसद एक है इस चैनल को बनाने का, कि वी नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, दैट्स इट। दिस इज हम्बल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स who's facing that financial issues and other issues, and they want to be success in their academic career. So we want to be support them, we want to help them, and whatever the knowledge Allah has given to us, we want to deliver this to our society. थैंक यू बच्चा लोग, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।